यकीन नहीं आ रहा मुझे कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम यहाँ हो। क्यों इबादत, क्यों? ये जानते हुए भी कि वो शख्स तुम्हें और मुझे एक ही वक्त पर धोखा दे रहा है, तुम यहाँ वापस कैसे आ गई? मैं हर रोज़ इस ऑफिस में यहाँ आती हूँ उसे मनाने के लिए, उसे इस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए, मिन्नतें करती हूँ मैं उसकी, और फिर भी तुम यहाँ आ गई। तुम जानती हो तुम्हारे होते हुए मेरे लिए ये इम्तहान और मुश्किल हो जाएगा। सारन मेरे ज़रान मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करने से इनकार न कर दे कहीं। देखो इबादत, एक माँ की बद्दुआ मत लो। ये बच्चा अभी तक इस दुनिया में भी नहीं आया, क्यों मेरा घर बसने से पहले बर्बाद करना चाहती हो? देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे ज़रान का पीछा छोड़ दो। हो सकता है तुम्हारी ही वजह से ज़रान बदल गया हो, बल्कि हो क्या सकता है ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है, क्योंकि ज़रान की दादी ऐसा चाहती है। वरना ज़रान मुझसे मोहब्बत करता है, वो मुझे मारे पीटे, मेरा जो भी हाल करे, लेकिन वो मेरे बच्चे को कबूल कर ले। इससे ज़्यादा मैं उससे और कुछ नहीं मांगती। प्लीज़ खुदा के लिए मेरी ज़िंदगी से चली जाओ, ताकि मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बना सकूं। वो उसके सामने हाथ जोड़ती झूठे आंसू बहा रही थी, जबकि इबादत एक नज़र उसे देखकर फिर अपना हाथ फिजा में बुलंद करते एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर दे मार गई थी। ये रहा इनाम ज़ेबाइश तुम्हारी एक्टिंग का। यार वाकई तुम्हारी एक्टिंग का तो कोई जवाब ही नहीं, दाद देना तो बनती थी। आई एम सॉरी। वो क्या है ना, ये थप्पड़ मुझे उस दिन तुम्हें मारना चाहिए था, जिस दिन वो सारी बकवास तुमने मेरे सामने आकर की थी। लेकिन तुम सोच रही होगी ना कि मैंने तुम्हें उस दिन थप्पड़ क्यों नहीं मारा। तुम्हारे चेहरे पर मेकअप ही इतना खूबसूरत हुआ था कि मेरा दिल ही नहीं किया मज़ीद कोई थप्पड़ मारकर तुम्हारा मेकअप बिगाड़ने का। और तुम्हें क्या लगा कि उस दिन मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन कर लिया था? नहीं ज़ेबाइश खान, ज़र्रान शाह लाख बुरा हो सकता है, लेकिन वो जिम्मेदारियों से मुंह फेरने वाला इंसान हरगिज़ नहीं है। अगर तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती तो यकीन करो दुनिया के सामने तुम्हें अपने निकाह में लेता, ना कि तुम्हें उसके पीछे इस तरह आते जाते उसकी मिन्नतें करना पड़ती। हो सकता है तुम्हारा उनके साथ कोई अफेयर रहा हो सकता है वो कभी तुमसे मोहब्बत करते हो, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेरने वाले किसी ज़रान शाह को मैं नहीं जानती। हो सकता है तुम्हारी बनाई गई कहानी सच हो कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन ये बच्चा ज़रान का नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें रिपोर्ट्स दिखाई थी, वो चिल्ला उठी थी। ऐसी रिपोर्ट्स मैं दिन में 10 बनाकर ज़रान शाह की टेबल पर रखती हूँ। ज़ेबाइश खान, शक्ल से बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ लगती हूँ मैं, या मेरे माथे पर लिखा हुआ है कि आओ और मुझे बेवकूफ़ बनाओ? वो यकीनन उसका मजाक उड़ा रही थी। ज़ेबाइश खान के गुस्से की तो कोई इंतहा ही नहीं रही थी। उसने गुस्से से उसकी तरफ बढ़ना चाहा कि अगले ही लम्हे उसने उसे धक्का देकर पीछे हटाया। डोंट ज़ेबाइश खान, मैं हर बार तुम्हारी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करूँगी। अगर खुदा ने तुम्हें अपना बचाव करने के लिए हाथ दिया है तो याद रखो हाथ दूसरे के पास भी मौजूद है, और मेरे पास सिर्फ अपने ही नहीं ज़रान शाह के भी हाथ मौजूद हैं। और तुम्हें क्या लगा मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ? नहीं मेरी जान, उनकी मनकुआ हूँ मैं, बीवी हूँ मैं उनकी। और ये तुम्हारी गलत फहमी है कि कोई भी आकर मुझसे ये कहेगा कि वो मेरे शोहर से मोहब्बत करता है, या फिर तुम्हारी तरह उनके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो मैं उस पर यकीन कर लूँगी। मियाँ बीवी का रिश्ता यकीन पर कायम होता है। उसने जैसे उसे बताना ज़रूरी समझा था। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम उस दिन उस रेस्टोरेंट से गुस्से से निकली क्यों थी? वो उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी। उसे गुस्से से बाहर निकलना नहीं कहते, बल्कि भागना कहते हैं। ज़रान मुझे घर नहीं जाने देना चाहते थे। वो क्या है ना, मेरे शोहर ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक है, और रुखसती से पहले मैं उनकी रोमांटिक फरमाइश को पूरा नहीं कर सकती थी, इसलिए भाग गई थी। अच्छा तुम वहीं थी, तुमने देखा था मुझे वहाँ से जाते हुए, तो मेरे शोहर को बता देती ना। यकीनन तुमने उन्हें कुछ नहीं बताया होगा। तुमने उसका फ़ोन भी नहीं उठाया, वो जैसे कुछ कंफर्म करना चाहती थी। मेरा फ़ोन उन्होंने ही साइलेंट पर लगाया था, और मैं जब घर आई तब उनके बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए हुए थे। खैर उस दिन और भी बहुत कुछ हुआ था जो मैं तुमसे हरगिज़ शेयर नहीं कर सकती, मगर तुम्हारी नज़र माशाल्लाह हर चीज़ पर थी। मगर तुम्हारी नज़र माशाल्लाह हर चीज़ पर थी, और तुमने मेरे ज़रान को बताया ही नहीं कि मैं घर चली गई, बल्कि तुम तो यहाँ आकर ये बकवास करने लगी कि वहाँ शायद इटली में किसी ने तुम्हारे साथ रेप किया, और ये केस तुम ज़रान को दे रही हो कि वह तुम्हारे हक में ये केस लड़े। क्या बात है, मेरे सामने तुम और कहानी सुनाती हो और ज़रान के सामने तुम और कहानी सुनाती हो। वैसे इटली में जिसने तुम्हारा रेप किया हो सकता है तुम्हारे बच्चे का बाप वही हो। तुम्हें कैसे पता ये सब कुछ? वो हैरानगी से उससे पूछने लगी तो इबादत ने अपने सर पर जोर से हाथ मारा। इतनी बेवकूफ़ हो तुम ज़ेबाइश, जिस दिन तुम मुझे ये झूठी कहानी सुना रही थी ना, उसके अगले ही दिन तुमने ज़र्रान के ऑफिस में एक केस दर्ज करवाया था। उस केस की रिपोर्ट्स पहले मुझ तक आनी थी, क्योंकि मैं ज़रान की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। लेकिन फ़िक्र मत करो, उन रिपोर्ट्स
को देखकर हरगिज़ मुझे तुम्हारी सच्ची और झूठी कहानी का इल्म नहीं हुआ था, बल्कि तुम्हारे उस दिन मेकअप वाले चेहरे पर जो तुमने लिपस्टिक पर कुछ अजीब सी चीज़ लगाई थी ना, वो तुम्हारी बातें करते हुए ज़मीन पर गिर गई थी। तुम एक्टर अच्छी हो, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं। आई थिंक तुम्हें क्लासेस लेनी चाहिए। एक्सक्यूज़ मी, मेरी फ्रेंड ऊपर छत पर मेरा वेट कर रही है। उसके करीब से गुजरती वो ऊपर की तरफ चली गई, जबकि ज़ेबाइश अपनी बेवकूफ़ी पर सिर्फ खुद को कोस कर रह गई। वो नीचे आई तो उसे पता चला कि ज़ेबाइश जा चुकी है। अच्छा ही हुआ था कि मुसीबत से जान छूट गई थी। ज़रान थोड़ी देर पहले अपनी मीटिंग में था और इस वक्त बिल्कुल अकेले अपने ऑफिस में बैठा था। इस चीज़ की मालूमात लेकर वो सीधे उसके ऑफिस की तरफ गई थी। वो गुस्से से उसके ऑफिस में दाखिल हुई, जबकि उसे इतने दिनों बाद देख ज़रान को खुशगवार हैरत हुई थी। आइए आइए मिसेज़ इबादत ज़रान शाह, आखिर इतने दिनों बाद आपको याद आ ही गया कि आप एक ऑफिस में इंटर्नशिप की स्टूडेंट हैं। उसे घूरते हुए बोला। ये ज़िबाइश कहाँ यहाँ क्यों आई थी? वो सीधी सीधी मुद्दे पर आई। मेरे ख्याल से वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी गर्लफ्रेंड जहाँ चाहे आ सकती है, उसने शरारती अंदाज में जवाब दिया। मैं उसे गंजा करके ना किसी गधे पर बिठाकर पूरे ऑफिस में घुमाऊंगी, याद रखिएगा। अब अगर आपने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहा तो। वो काफ़ी गुस्से से अपने खतरनाक इरादे बता रही थी, जिसे सुनकर वो इम्प्रेस होने वाले अंदाज में गर्दन हिला गया, जबकि उसकी इस हरकत पर उसे मजीद गुस्सा आया। बस नहीं चल रहा था कि कुछ कर बैठे। तुम्हें नहीं लगता हम यहाँ वक्त ज़ाया कर रहे हैं? हमें इस वक्त किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफ़ी पीनी चाहिए। वो शायद उसे ऑफ़र कर रहा था। जी नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, बल्कि मुझे ये लगता है कि आपको मेरी इस प्यारी सी एप्लीकेशन पर साइन कर देना चाहिए, ताकि कल मैं शहीर मामू का वलीमा एंजॉय कर सकूं। उसने एक पेपर सामने रखते हुए कहा। जिस स्पीड से तुम्हारी छुट्टियां बढ़ रही हैं ना, मेरे ख्याल में तुम्हें वकील बनने की ख्वाहिश छोड़कर मेरे बच्चों की माँ बनने के बारे में सोचना चाहिए। वो उसकी एप्लीकेशन को अपने हाथ में लेते बोला। ज़रूर सोचूंगी, लेकिन 6 महीने के बाद। फ़िलहाल आप मेरी एप्लीकेशन पर साइन कर दें। वो शर्माते हुए बोली। बताओ छुट्टी के लिए क्या कर सकती हो? वो एप्लीकेशन एक साइड पर रखते हुए उसे देखने लगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? उसने कंफ्यूज होते पूछा। यकीनन उसकी निगाहों की तरह उसकी शर्त भी बेबाक होने वाली थी। बस उस दिन जैसी एक छोटी सी डेट मेरे साथ चलो, उस रेस्टोरेंट में जहां आप मुझे पहले लेकर गए थे। उसने फ़ौरन खुश होते हुए कहा। हाँ, उसे उसके साथ रेस्टोरेंट जाकर लंच करने में कोई मसला नहीं था। जी नहीं, मेरे घर में, मेरे बेडरूम में। वो अचानक उसकी खुशी को मलिया मेट कर गया। तोबा तोबा, मैं नहीं जा रही आपके साथ कहीं भी। वो परेशानी से बोली। क्यों नहीं जा रही तुम अब मेरे साथ? क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो सब कुछ हो चुका है। वो बड़ी बेबाकी से आंख दबाकर बोला। ज़रान प्लीज़ ना ऐसी बातें ना करें, अभी रुखसती नहीं हुई, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। उसने उसे समझाना चाहा। हाँ तो इसमें तुम्हारा ही कसूर है, तुम्हारी वजह से रुखसती नहीं हुई ना। मैं तो करवा रहा था। तुमने ही दादी से कहा कि 6 महीने बाद होने दे। मुझे समझ में नहीं आता कि कोर्स सर्टिफिकेट क्या तुम्हें कोई और वकील देगा? मैंने ही बना कर देना है, तो फिर इतना क्या मसला है तुम्हारे साथ? कौन सा ऐसा बड़ा मसला खड़ा हो जाता है तुम्हारे लिए मुझसे शादी करके, कि तुम 6 महीने से पहले शादी के लिए तैयार नहीं हो? वो अब सख्ती से पूछ रहा था। ज़रान प्लीज़ समझने की कोशिश करें। ऐसा हो जाता तो मेरा ध्यान भटक जाता, मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पाती। वो वजह बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र में ये सारी वजहें बेफजूल थी। वाह वाह वाह, मतलब कि अगर तुम्हारे साथ मेरी शादी हो जाती है तो तुम्हारा फोकस हट जाता है। मतलब कहना क्या चाहती हो, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचता रहता? वो सख्ती से पूछने लगा। ज़रान प्लीज़, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, आप बस मेरी एप्लीकेशन पर साइन कर रहे हैं। वो बात बदलते बोली। इस एप्लीकेशन पर साइन तुम शाम को घर आकर ले लेना, क्योंकि अब मैं इन पेपर्स पर साइन उसी कंडीशन में करूँगा कि तुम मुझसे आकर मेरे घर पर शाम को मुझे मिलोगी, वरना ये छुट्टी तो तुम्हें नहीं मिल सकती। कल सारे लोग वहाँ वलीमे पर एंजॉय कर रहे होंगे और तुम यहाँ ऑफिस में काम करोगी। वो उसके सामने कल का नक्शा खींच रहा था। वैसे मैंने सुना है कि तुम और इज़ा दोनों मिलकर शहर को लूटने वाली हो, बल्कि अब तो सिर्फ इज़ा ही लूटेगी, क्योंकि तुम तो कल काम करोगी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, घर का फंक्शन है। वो समझाते हुए बोली। फ़र्क नहीं पड़ता, शाम 5 बजे तुम आ जाना, 6 बजे चली जाना। मुझे ज़्यादा लंबा चौड़ा रोमांस करना भी नहीं। वो तो साफ अल्फाज में वजह बता रहा था कि उसे क्यों बुला रहा है। नहीं आना मुझे, वो हठधर्मी से बोली। मत आना, मुझे कोई मसला नहीं। खैर काम ठीक से करना। मैं नहीं आ सकूँगा क्योंकि मेरे भाई का वलीमा है। वो सुकून से बोला, जबकि इबादत गुस्से से उठकर वहाँ से चली गई। आना तो तुम्हें पड़ेगा इबादत मैडम, क्योंकि वलीमे पर जाए बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है, और इतनी आसानी से छुट्टी तो मैं भी तुम्हें नहीं दूंगा। वो पुरसकून अंदाज में बोला। अस्सलामुअलैकुम दादी, कैसी हैं आप? उसने काफ़ी दिनों के बाद फ़ोन किया था। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वो शहीर ने बताया कि तुम मुझे देखने के लिए आए थे घर। इस वक्त शायद मैं सो रही थी। उस वक्त मैं शायद सो रही थी। बेटा मुझे जगा लिया होता ना,
कम से कम तुम्हें देख तो लेती, कितने दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए। वो सच में उसे बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि इतने दिनों से वो बीमार थी तो उनके सारे पोते उनके आस पास ही रहते थे। यहाँ तक कि ज़रान भी 3 दफ़ा उनसे मिल कर गया था आकर। वो घर के अंदर तो नहीं आता था, लेकिन लॉन तक वो हमेशा उनसे मुलाकात करके जाता था। ऐसे में वो दामियार से भी मिलने की ख्वाहिशमंद थी, जो उस दिन एक ही दफ़ा आया और उन्हें सोता देखकर वापस चला गया था। दादी, दिल तो मेरा भी बहुत करता है वहाँ आने का, लेकिन फिर सोचता हूँ कि पता नहीं सबको कैसा लगे, इसीलिए नहीं आता। खैर, आप मेरा काम करवा देना, फिर तो डबल रिश्ता हो जाएगा ना उस घर से, और फिर मेरी मुलाकातें आपसे रोज़ रोज़ हो जाया करेंगी। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी बात मैंने घर पर चला दी है। मैंने बता दिया था बड़ी बहू को, और मेरे ख्याल में वो उसामा से भी बात कर चुकी है। बस अब इस सिलसिले में उसामा ने उसे ये कहा है कि फ़िलहाल शादी के चक्कर में वो मसरूफ़ है, इसीलिए बाद में उससे बात करेंगे इस बारे में। उन्होंने जैसे उसे खुशखबरी सुनाई थी, सब लोग उसे पसंद करते थे, तो इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं निकलती थी। वालदैन को चाहिए ही क्या होता है, एक लड़का वेल सेटल्ड हो, अच्छा कमाता और उनकी बेटी को खुश रख सके, और ये सब कुछ दामियार कर ही सकता था। शाम को उसने अपने कमरे की खूबसूरत सी डेकोरेशन करवाई थी, बेड पर फूलों की पत्तियां गिराई थी, क्योंकि उसे यकीन था कि वो आने वाली है, और इस दफ़ा उसका पक्का पक्का इरादा था उसे रुखसती के लिए राज़ी करने का। बहुत हो चुका था, वो हरगिज़ हरगिज़ अपनी बीवी के बगैर नहीं रहने वाला था, और वो भी तब जब ज़िबाइश अलग अलग चालों से उसे उससे दूर करने की कोशिश कर रही थी। ये तो उसने आज अपने सीसीटीवी कैमरास में देखकर पता किया था कि ज़िबाइश क्या साजिश रच रही थी, उसके खिलाफ। उसे तो कानों कान खबर ही नहीं हुई थी कि ज़िबाइश के पेट में कोई बच्चा पल रहा है जो उसका है, और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसने ये कहानी इबादत को सुनाई थी, और इबादत को उस पर यकीन करने के लिए भी मजबूर किया। लेकिन ये अलग बात थी कि उसकी बीवी उस पर एतबार करती थी, और उसने ज़िबाइश की किसी बात पर यकीन न करते हुए अक्लमंदी का मुजाहिरा किया था, और अब वो नहीं चाहता था कि वो मज़ीद कोई साजिश का शिकार हो, इसीलिए वो उसे रुखसती के लिए राज़ी करना चाहता था। और आज उसका पक्का पक्का इरादा था उसे राज़ी करने के लिए। जब मुलाजिम ने उसे आकर बताया कि उसके मेहमान आए, वो परेशान हुआ कि कौन से मेहमानों की बात कर रहा था। वो अपने सारे मुलाजमों को ये बता चुका था कि इबादत उसकी बीवी है, और जल्दी वो इस घर में रुखसत होकर आने वाली है। लेकिन ये कौन से मेहमान आ गए थे जिनका जिक्र उसका मुलाजिम कर रहा था? उसने तो अपने मुलाजिम को बस यही बताया था कि थोड़ी देर में इबादत आने वाली है। वो कुछ हैरान होता नीचे गया, जहाँ पर उसे थोड़ी हलचल महसूस हुई। गाड़ी से उतरने वाली सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि अरूश, जोहरिश और इज़ू भी थी। वाह इबादत मैडम, क्या दिमाग लगाया, साबित किया ना वकील की बीवी हो। लेकिन एप्लीकेशन पर साइन करवाने के लिए तुम्हें अभी भी पापड़ ही बेलने पड़ेंगे। लेकिन एप्लीकेशन पर साइन करवाने के लिए तुम्हें अभी बहुत पापड़ बेलने हैं। ज़रान शाह आसानी से किसी को कुछ भी नहीं देता, और तुम्हें ये छुट्टी हासिल करने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगी। वो मुस्कुराते हुए उसकी मासूमाना साजिश पर दाद देता नीचे आया, जहाँ वो बड़े मज़े से उन तीनों के साथ खड़ी यकीनन उसे ये बताने के लिए बेताब थी कि वो पूरे 5 बजे उसके घर आ चुकी है, और अब वो 6 बजे उन लोगों के साथ वापस चली जाएगी। और वैसे भी उसने आने के लिए कहा था, अकेले आने के लिए तो उसने कहा ही नहीं था। सरप्राइज़! उसके सामने आते ही इज़ू चिल्लाई, जबकि वो मुस्कुराते हुए नीचे आता उसे खुद से लगा चुका था। कैसा है मेरा प्यारा सा बच्चा, ठीक है अब? उसका माथा चूमता बड़े प्यार से पूछते जोरिश और अरूश के पास आया। अस्सलामुअलैकुम भाभीयो, कैसी हो? मुबारक हो जोरिश भाभी, आखिर अरूश भाभी की वजह से आपको भी मेरे घर का दीदार हो गया, वरना आपके तो काम ही ख़त्म नहीं होते। इस घर की दरो दीवार को देखने के लिए मैं तो 1000 दफ़ा बारिक भाई से भी कह चुका हूँ आपको यहाँ लेकर आए, लेकिन मजाल है जो वो आपको यहाँ तक लेकर आ जाए। अब तो मैं कह कह कर थक चुका हूँ, लेकिन आखिर आपकी टीम मेंबर्स, मेरा मतलब है आपकी प्यारी सी देवरानियाँ आपको यहाँ ले ही आई। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो वैसे खैर मुबारक तो वैसे मुझे बनती है, क्योंकि आपके घर आने के लिए मैंने भी बड़े पापड़ बेले हैं, और आखिरकार मैं यहाँ आने में कामयाब हो ही गई। और बेशक इसमें मेरी देवरानियों का ही हाथ है, ख़ासकर इन इबादत मोहतरमा का, जो आपके दीदार के लिए मर रही थी। मेरा मतलब है आपको कोई एप्लीकेशन देने आना चाहती थी, और ये हमें यहाँ सिफारिश के तौर पर लेकर आई हैं कि हम इनकी सिफारिश करते हुए इनकी छुट्टी को मंजूर करवा दें। अब आपके हाथ में है कि आप हमारी सिफारिश को कबूल करते हैं या नहीं। मेहरबानी करके हमारी देवरानी को छुट्टी दे दीजिए। कल हमारे देवर का वलीमा है ना, वो क्या है, और उसका जो बॉस है ना, वो बड़ा ही कोई खड़ूस किस्म का इंसान है, उसे छुट्टी ही नहीं दे रहा, इसलिए मजबूर होकर उसे सिफारिश का सहारा लेना पड़ा। वो मुस्कुराते हुए उससे बोली, वैसे भाभी जान, सिफारिशों के मैं सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन सिफारिश के लिए आप अपने साथ मेरी नई नवेली भाभी को भी लेकर आई हैं, जिनका कल वलीमा है, तो मेरे ख्याल में मुझे इस सिफारिश पर अमल करना ही पड़ेगा।
उसने मुस्कुराते हुए कहा तो इबादत मुस्कुरा दी। आखिर उसकी चाल जो कामयाब हुई। इबादत, ये जो तुम्हारी एप्लीकेशन है इसे ऊपर मेरे रूम में साइड पर बनी किताबों के अलमारी में नीले रंग की फाइल में रख कर आ जाओ। वो फाइल सुबह ऑफिस जाएगी तो तुम्हारी छुट्टी रजिस्टर पर लिखती जाएगी। हर चीज़ का रिकॉर्ड ध्यान से रखना पड़ता है। उसने वो एप्लीकेशन पर साइन करते हुए उसे थमा कर ऊपर जाने के लिए कहा, जबकि वो फ़ौरन ही अपनी दरख्वास्त पकड़ती सीढ़ियाँ तय करती उसके कमरे की तरफ जाने लगी। ताहिर, तारिक, कहाँ मर गए हो तुम लोग यार? खाने पीने का कोई इंतज़ाम करो यार, मेरी भाभियाँ पहली दफ़ा आई हैं। उसने ऊंची आवाज़ में अपने मुलाजमों से कहा। ताहिर अंकल, मैं और इबादत मैगी खाएंगे। जोरिश इनकार करने ही लगी थी कि ईजू पहले ही बोल पड़ी, जबकि वो अब सिंगल सोफे पर जरान के साथ बिल्कुल चिपक कर बैठ चुकी थी और साथ ही साथ उसे किसी ड्रेस के बारे में बता रही थी जो आज वो मार्केट में देख कर आई थी, लेकिन उसे किसी ने खरीदने ना दिया क्योंकि मैडम ऑलरेडी 4 ड्रेसेस ले चुकी थी। इज़ू, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है, ऊपर रूम में, तुम बैठो मैं अभी लेकर आता हूँ। वो मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनवाया। कमाल का है वो गिफ्ट। उसे अचानक ही कुछ याद आया। ओके ठीक है, जल्दी से लेकर आए, आई एम वेटिंग, वो खुश होते हुए बोली। जबकि जोहरिश मुस्कुराकर घर देखने लगी तो अरूज का ध्यान भी आगे पीछे की तरफ जाने लगा। उसने नोट किया था कि जरान के नक्श काफ़ी हद तक शहीर से मिलते थे। ये जोरिश के साथ जरान की पहली इतनी बेतकल्लुफ़ मुलाकात थी, वरना इससे पहले तो उसकी मुलाकात भी उससे बहुत कम हुई थी। लेकिन उसे अंदाज़ा था कि वो बेशक अलग अलग घरों में रहते हैं लेकिन उनके दिल जुड़े हुए हैं। पता नहीं क्या गिफ्ट होगा, वो काफ़ी एक्साइटेड सी बोल रही थी, जबकि अरूश और जोरिश दोनों उसकी एक्साइटमेंट देखते हुए खुश हो रही थी। अरूश को ये लड़की पहली मुलाकात में बेहद प्यारी लगी थी और अब तो उसके साथ रिश्ता भी खासा बड़ा जुड़ गया था। हाँ, वो उस शख्स के साथ जुड़े हर रिश्ते को कबूल करती थी क्योंकि उस शख्स के साथ जुड़ा उसका रिश्ता भी तो बहुत ख़ास था।